हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इसमें भी हम ब्रिटेन का एक यूनिफिकेशन देखेंगे, दैट हाउ इट मेड एज अ नेशन स्टेट, कि वो कैसे एक नेशन स्टेट डेवलप हुआ है। बहुत सारे स्कॉलर्स की इस बात पे आर्ग्यूमेंट है, डिबेट है कि ये एक नेशन या नेशन स्टेट का मॉडल है। ग्रेट ब्रिटेन को इन्होंने नेशन स्टेट का एक मॉडल माना है। नेशन स्टेट की फॉर्मेशन यदि ग्रेट ब्रिटेन की देखें तो वो रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल या रेवोल्यूशन नहीं है। वो एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस है, उसमें बहुत समय लगा है। उस प्रोसेस को इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, पहले तो 18th सेंचुरी से प्रायर यदि देखें तो कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं है। प्राइमरीली सभी की कुछ आइडेंटिटीज़ हैं लोगों की जो वहाँ पर रह रहे हैं ब्रिटिश आइलैंड्स में। उनकी एथनिक आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट या आयरिश। ऑल द एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऑल्सो। ये इन्हीं के थ्रू जाने जाते हैं कैसे उनका कल्चर है और किस पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को वो फॉलो कर रहे हैं। बट इंग्लिश नेशन धीरे धीरे अपनी वेल्थ को ग्रो करता है, चाहे वो बाहर के एक्सपीडिशन से करे और कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बनाए, अपनी अहमियतता इम्पोर्टेंस बढ़ाता है यूरोप में और पावर को इंक्रीज़ करता है। जब इसके पास ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद ये अपने आप को एरिया वाइज भी ग्रो करने की कोशिश करता है आसपास में, और इस रास्ते में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए ये अदर नेशंस जो उसके आइलैंड के पास पास हैं उनको अपने अंदर एनेक्स करता है, ऑक्युपाई करता है, अपनी टेरिटरी में मिला लेता है। इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर सीज कर ली है 1866 में। किससे? मोनार्की से। अब पावर शिफ्ट हो गई है पार्लियामेंट के पास, और आज तक भी पार्लियामेंट ही सुप्रीम पावर है यूनाइटेड किंगडम में। हम देखें नेशन स्टेट इंग्लैंड में ही सेंटर में ये मान लेते हैं कि ये सबसे पावर होल्डिंग यूनिट है। इंग्लैंड से ही इंग्लिश पार्लियामेंट की पावर डिस्पैच होती है। एक्ट ऑफ यूनियन ये पहली ऐसी एग्रीमेंट होगा जिसके थ्रू ही बाद में हम इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलते हुए देखेंगे या वो एक साथ जुड़ जाते हैं। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के लिए होता है एक्ट ऑफ यूनियन 1707। तो आपसे सीधा सवाल ये भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन एक्ट ऑफ यूनियन 1707, या फिर रेफरेंस के तौर पे पूछ लेंगे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड कैसे मर्ज हुए हैं, तो वो उसमें आप एक्ट ऑफ यूनियन रखेंगे एंड देन एक्सप्लेन करेंगे इसको। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड वो रिजल्ट है, उससे ही फॉर्म होता है ग्रेट ब्रिटेन। आप ये फ्लैग के थ्रू देखिए, पहले इंग्लैंड का फ्लैग ये है और स्कॉटलैंड का ये है, एंड देन दोनों जब मर्ज होते हैं तो ओरिजिनल यूनियन फ्लैग बनता है। पहले ऐसा बना है 1707 में। जब ग्रेट ब्रिटेन बनता है तो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है? इंग्लैंड इम्पोज करता है अपना इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड के ऊपर, और स्कॉटलैंड के जितने भी चीज़ें हैं उनको डोमिनेट करने लगता है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो कि इंग्लैंड में थी वो डोमिनेट की जाती है इंग्लिश मेंबर्स के थ्रू ही। स्कॉटलैंड वाले लोगों को अभी तक कुछ जगह दी हैं बट डोमिनेट अभी भी इंग्लिश मेंबर्स ही कर रहे हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर्स, और इसी से ब्रिटिश आइडेंटिटी इंक्रीज होती है। उसका मतलब ये होगा स्कॉटलैंड के डिस्टिंक्टिव कल्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को वो सिस्टमेटिकली सप्रेस कर देंगे। सिस्टमेटिकली मीन्स वो मेंबरशिप ही इतनी नहीं दे रहे हैं, ताकि अगर मेंबरशिप होगी पार्लियामेंट में तो कभी लो बनवाएंगे वो लोग अपने मेंबर्स के लिए कुछ अच्छे भले के बारे में सोचेंगे, उनकी राइट्स की डिमांड करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इंग्लिश मेंबर्स को ही पार्लियामेंट में डोमिनेटेड पोजीशन पे रखा है ताकि स्कॉटलैंड वाले लोग अपनी डिमांड ही ना रख सकें इतने मेजॉरिटी के साथ। तो सिस्टमेटिकली इन्होंने सप्रेस कर दिया है। वहाँ के कैथोलिक क्लैंस हैं, और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में हम थोड़ा आगे चल के डिफरेंस समझेंगे। तो जो कैथोलिक क्लैंस वहाँ रह रहे हैं स्कॉटिश हाईलैंड्स में, हाईलैंड्स अपर एरिया माउंटेनियस एरिया में रह रहे हैं, वो टेरिबली रिप्रेस किए जाते हैं जब जब उन्होंने कोशिश की है अपने आप को इंडिपेंडेंट करवाने की। और जैसे उन्होंने कोशिश की
इंग्लिश आर्मीज़ ने, इंग्लिश पावर्स ने, इंग्लिश फोर्सेस ने उनको दबा दिया है। ये साइड में आप मैप देखिए, स्कॉटलैंड ऊपर के पोजीशन में है और नाउ ये है इंग्लैंड और साथ में है वेल्स। तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड मिल गए हैं एक्ट ऑफ यूनियन में। स्कॉटिश हाईलैंडर्स जो हैं उनको अपनी गैलिक लैंग्वेज बोलने से मना किया जाता है और नेशनल ड्रेस भी मना किया जाता है। देखिए साइड में नेशनल ड्रेस है इनकी। लार्ज नंबर वर फोर्सेबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड्स। उनमें से बहुत सारे लोगों को तो अपनी होमलैंड से भी बाहर निकाल दिया जाता है जो लोग विरोध कर रहे हैं। अब देखते हैं आयरलैंड के बारे में कि आयरलैंड को कैसे मिलाया गया है। सिमिलर फेट ही है, कोई भी देश अपनी मर्जी से दूसरे में नहीं मिलना चाह रहा है और ये उस समय के आइलैंड कंट्रीज़ हैं, ये भी नहीं मिलना चाह रहे थे। कंट्री डिवाइडेड थी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में। कैथोलिक्स वो होते हैं जो ईसाई धर्म के पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं। जैसे कैथोलिक्स का मानना है कि जीसस क्राइस्ट जब धरती पर आए और उन्होंने एपोस्टल पीटर नाम से एक चर्च के हेड को अपॉइंट कर दिया, तो जो पोप होता है वो उसी का सक्सेसर मान रहे हैं ये कैथोलिक्स वाले। और इनका ये भी मानना है कि हमें धर्म में न केवल विश्वास रखना है, हमें गुड वर्क में भी विश्वास रखना है। और पुराने टेस्टामेंट्स को, बाइबल को भी ये लोग मानते हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट का ऐसा मानना नहीं है। दो ये भगवान में विश्वास रखते हैं, कहते हैं जीसस क्राइस्ट है, क्रॉस है, चर्च है, बट चर्च का हेड है जो पोप मान रहे हैं वो सक्सेसर नहीं है अपोस्टल पीटर का, जो अपॉइंट किया गया था फर्स्ट हेड ऑफ द चर्च, वो ये बात नहीं मानते। तो प्रोटेस्टेंट्स कंपैरेटिवली नए चीज़ों को मान रहे हैं और इनका केवल ये मानना है कि हमारा भगवान में विश्वास है, गुड वर्क का उसमें नहीं इंक्लूड कर रहे हैं वो। तो ये कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो मॉडर्न वे ऑफ फॉलोइंग क्रिश्चियन रिलीजन तो वो प्रोटेस्टेंट्स में आ जाएंगे, अदरवाइज कैथोलिक्स में। तो इनकी यही लड़ाई है, बेसिकली चर्च की अथॉरिटी को मानना ना मानना, उस बात पे लड़ाई है। तो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट हैं और यहाँ पर आयरलैंड में भी ऐसा ही है। तो इंग्लिश पीपल ने हेल्प की प्रोटेस्टेंट्स की, तो जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे थे उनकी मदद की। जैसा कि इंग्लिश पीपल की चाल हमेशा से रही है डिवाइड एंड रूल की, तो आयरलैंड में भी उन्होंने वही चीज़ फॉलो की है। इंग्लिश पीपल ने इस्टेब्लिश किया डोमिनेंस लार्जली कैथोलिक एरिया पर या लार्जली कैथोलिक कंट्री पे। कैसे किया? तो वो प्रोटेस्टेंट को उन्होंने सपोर्ट किया और प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स की लड़ाई करवा दी और बाद में प्रोटेस्टेंट्स कुछ हिस्से में जीत जाते हैं और कैथोलिक्स वहाँ से हट जाते हैं। कैथोलिक रिवोल्ट्स हुए ब्रिटिश डोमिनेंस के खिलाफ, पर उनको भी दबा दिया गया। देखिए स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये जो ब्लू हिस्सा है ये सारा आज के समय में यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। तो ये सारे मिलने के बाद ऐसा हुआ है। आयरलैंड का इतना हिस्सा अभी भी अलग आयरलैंड देश है। जैसे ही इन लोगों ने नॉर्थ और साउथ आयरलैंड में लड़ाई थी और कैथोलिक्स ने कुछ विरोध किया, रिवोल्ट किए, तो वो रिवोल्ट फेल हो गए, सप्रेस कर दिए गए। बट उनको लेड कर रहे थे वॉल्फ टोन और उनके कुछ यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 में। आयरलैंड को उन्होंने फोर्सेबली इनकॉर्पोरेट कर लिया यूनाइटेड किंगडम में 1801 में। यहाँ फ्लैग से देखते हैं इंग्लैंड स्कॉटलैंड के बाद में ये बना था, ओरिजिनल फ्लैग था एक, ये 1707 आना है। एंड देन आयरलैंड जुड़ने के बाद यूनियन जैक बना है 1801 में। न्यू ब्रिटिश नेशन ने एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जिसके थ्रू डोमिनेट इंग्लिश कल्चर ही उभर के सामने आए। और जैसे उन्होंने क्या किया, सिंबल्स जो न्यू ब्रिटेन को दिखाते थे वो हर जगह पे फैला दिए, जैसे ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक जो अभी आपने देखा, और नेशनल एंथम गॉड सेव अवर नोबल किंग नाम से जैसे है, जैसे अपना जन गण मन है वैसे ही। नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश कर दी उन्होंने। इन सब को इन्होंने एक्टिवली प्रमोट किया और आयरलैंड को अपने अधीन ले लिया है और ये यूनाइटेड किंगडम बन जाते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।